नमस्कार, मैं विजयपाल, पीजीटी हिस्ट्री, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोड़ाई रेवाड़ी, कक्षा 11वीं, पाठ 10 मूल निवासियों का विस्थापन भाग 1 नामक टॉपिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ के उद्देश्य, प्यारे बच्चों, पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। यूरोपियों के द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसने के कारणों को जानना। दूसरा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में जानकारी लेना। तीसरा, इन मूल निवासियों के विस्थापन के कारण एवं प्रक्रिया को समझना। चौथा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के पुनर्लेखन के प्रयासों को जानना। पाठ के मुख्य बिंदु। डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। दूसरा, यूरोपीय साम्राज्यवाद। तीसरा, उत्तरी अमेरिका मूल निवासी। चौथा, यूरोपियनों से मुकाबला। पांचवा, पारस्परिक धारणाएं। और छठा है अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली। पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड। प्यारे बच्चों, हम पाठ का पहला बिंदु शुरू करते हैं। कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज के साथ ही यह क्षेत्र यूरोपीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यूरोप के लोग बड़ी संख्या में लगातार यहाँ आते रहे हैं। बाद में सजा प्राप्त बहुत से यूरोपियों को भी ऑस्ट्रेलिया भेजा जाने लगा। यूरोपियों द्वारा अमेरिका में बसने की प्रक्रिया के तहत यहाँ के मूल निवासियों को दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी या उपनिवेश कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बाशिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ गए। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की, लेकिन उनमें यहाँ के मूल बाशिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता रहा हो, सिवाय ये बताने की कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण रहता था। हालांकि 1840 के दशक से ही अमेरिका में मानव विज्ञानियों ने यहाँ के मूल बाशिंदों पर अध्ययन करना आरंभ कर दिया था, लेकिन इन मूल निवासियों को बहुत बाद में 1960 के दशक से अपने इतिहास को लिखने या बयान करने यानी कि मौखिक इतिहास के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों के द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है। इन देशों में जाने वाले लोग वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की दीर्घाएं और आदिवासी जीवन शैली को दिखाने वाले विशेष संग्रहालय भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद। प्यारे बच्चों, यह हमारे पाठ का दूसरा बिंदु है, जिसमें हमें ये देखना है कि कैसे यूरोप के देशों ने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाए। उदाहरण के लिए स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का
17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हो पाया। जैसा कि आपने पहले देखा था कि शुरुआत में अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने साम्राज्य फैलाया था, लेकिन 18वीं सदी से फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड इन देशों से आगे निकल गए। इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार किया और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। 18वीं सदी से ये साफ साफ दिखने लगा था कि हालांकि मुनाफे की संभावना ने ही यूरोप के लोगों को इन महाद्वीपों में उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन इन इलाकों में जो नियंत्रण स्थापित किया गया था उसकी प्रकृति में विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, यहाँ के स्थानीय राजाओं को हराया और उनके इलाकों पर अपना विस्तार किया, लेकिन पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और भूस्वामियों से कर वसूल करते रहे। हालांकि बाद में व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खाने खुदवाई और बड़े बड़े बागान भी स्थापित किए। दूसरी ओर अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर सभी जगह केवल समुद्र तटों पर ही इन यूरोपीय देशों ने व्यापार किया। हालांकि 19वीं सदी के आखिर में ही इस महाद्वीप के अंदरूनी भागों में जाने का वो साहस कर पाए। हालांकि इसके बाद यूरोप के कई देशों के बीच अफ्रीकी महाद्वीप को आपस में बांट लिया गया। सेटलर या आबादकार शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच लोगों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशों के लिए, अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। हालांकि अपवाद के रूप में कनाडा भी है, जहां की राजभाषा फ्रांसीसी थी। उत्तरी अमेरिका, यहाँ के मूल निवासी। प्यारे बच्चों, यह हमारे पाठ का तीसरा बिंदु है। अगर आप विश्व के मानचित्र में देखें तो उत्तरी अमेरिका में दो बड़े देश हैं, ऊपर कनाडा और नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे नीचे मैक्सिको। यह उत्तरी ध्रुव से लेकर के कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। यहाँ अनेक पर्वत श्रेणियाँ, विस्तृत मैदान, विशाल झीलें, घाटियाँ और जंगल हैं। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते से एशिया से आए थे। लगभग 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान ये लोग नीचे भूमध्य रेखा की ओर बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक है, जो लगभग 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब यहाँ की जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई, तब से यहाँ की आबादी बढ़नी शुरू हुई है। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मक्का उगाते थे। ये लोग अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से बाइसन या जंगली भैंसों की इन्हें तलाश रहती थी, जो घास के मैदानों में घूमते थे। हालांकि 17वीं शताब्दी में जंगली भैंसों की तलाश इनके लिए आसान हो गई थी, जब यहाँ के मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी थी। यहाँ के मूल निवासी घोड़े स्पेनी लोगों से खरीदते थे, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही जानवर मारते थे जितने उन्हें भोजन की ज़रूरत होती थी।
इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़ों के कुछ उदाहरण हैं, पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत या कब्जा की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। चीज़ें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय होती है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में अपने ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। वे कुशल कारीगर भी थे, खूबसूरत कपड़े बुनते थे और धरती को पढ़ सकते थे, यानी कि जलवायु और विभिन्न जो भूदृश्य हैं उनको समझ सकते थे, जैसे दूसरे पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं। यूरोपियनों से मुकाबला। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे पाठ का अगला बिंदु है जिसमें हमें यह जानना है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप के लोग यहाँ पे किन कारणों से आए और कैसे यहाँ पर अपना अधिकार करते चले गए। 17वीं सदी में 2 महीने की कठिन लंबी समुद्र यात्रा के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुँचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। दक्षिणी अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ सोने की खानों से काफ़ी अभिभूत हो गए थे, उत्तरी अमेरिका के लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें यहाँ के शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से काफ़ी मदद भी मिली थी। फ्रांसीसियों ने पाया कि यहाँ के देसी लोग नियमित रूप से मिसिसिपी नदी के किनारों पर जमा होते हैं और यहाँ के सामान का आदान प्रदान करते हैं। फ्रांसीसियों ने स्थानीय उत्पादों के बदले यहाँ के लोगों को कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब दी। हालांकि यहाँ के बाशिंदे पहले शराब के आदी नहीं थे, लेकिन यूरोपियनों ने उसको, यानी कि यहाँ के लोगों को इसका आदी बना दिया। दूसरी ओर यूरोपीय लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। पारस्परिक धारणाएं। प्यारे बच्चों, यह हमारे पाठ का अगला बिंदु है जिसमें हमें ये देखना है कि सभ्यता, संसाधनों के उपयोग, विचारों, रहन सहन के तरीकों, इन सभी के बारे में यहाँ के मूल निवासियों और यूरोप के लोगों के बीच किस प्रकार का अंतर है। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान 3 आधार पर करते थे, जिनमें साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन था। इस आधार पर अमेरिका के मूल निवासियों को यूरोप के लोग असभ्य मानते थे। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि सभ्यता की विकृतियों से ये लोग अछूते हैं और इनके लिए उदात्त, उत्तम, जंगली, यानी कि द नोबल सैवेज शब्द का इस्तेमाल रूसो के द्वारा किया जाता था। दूसरे विचार के रूप में अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो ये मानते हैं कि इन लोगों में कल्पना शक्ति के भाव कम है और अपने को ऊंचा उठाने या पुरस्कृत करने के अवसर काफ़ी कम है। मतलब ये है कि ये ज़्यादा सभ्य नहीं है। दूसरी ओर यहाँ के मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों को लालची मानते थे, जो बिना वजह प्रकृति को या जंगलों को या
जानवरों को मारते रहते थे और हमेशा उनकी लालच बढ़ती ही रहती थी। मूल बाशिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल के तरह थे, जिसे उन्हें मुनाफा कमाने के लिए यूरोप के बाजार में बेचना था। मूल निवासी यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों उदबिलाओं को हलाल कर दिया था और मूल बाशिंदे इससे काफ़ी विचलित थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला जरूर लेंगे। मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते थे तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती थी। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। दूसरी ओर मूल निवासी अपनी ज़रूरतों के लिए फसल उगाते थे, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए। वे ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे और यही बातें यूरोपीय लोगों की नज़रों में उनको असभ्य बना देती थी। जिन देशों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में इन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफा किया। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने काफ़ी ज़मीनें या तो खरीदी या फिर मैक्सिको के साथ युद्ध में जीती और इसकी पश्चिमी सरहद या फ्रंटियर हमेशा खिसकती रहती थी और जैसे जैसे ये खिसकती जाती मूल निवासियों को पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया जाता था। 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आए। ज़मीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। इसी वजह से अमेरिका में ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। इसी तरह जर्मनी, स्वीडन और इटली के लोग यहाँ अपनी खुद की ज़मीन खरीदना चाहते थे। पोलैंड के लोग यहाँ प्रेरी जैसे चारागाहों को महसूस करते थे, इसलिए कम कीमत पर जगह खरीद रहे थे और खेती का विकास करके ऐसी फसलें उगा रहे थे जिसको यूरोप में बेच के ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली। डियर स्टूडेंट्स, यह पाठ का अगला बिंदु है जिसमें हमें ये देखना है कि कैसे यूरोप से आकर बसे हुए लोग जो अपने आप को अमेरिकी कहते थे, यहाँ के मूल निवासियों से ज़बरदस्ती या धोखे से ज़मीनें छीन ली और प्रशासन ने भी उनकी ही मदद की। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के समझौतों पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थी और बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहाँ इनके साथ धोखा किया गया, यानी कि कम पैसा देकर ज़्यादा ज़मीनें ली गई या कई बार पैसे देने के मामले में वादा खिलाफी की गई। उच्च अधिकारी भी संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बाशिंदों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने को गलत नहीं मानते थे। जॉर्जिया के उदाहरण से हम समझते हैं। 1832 में संयुक्त राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक फैसला सुनाया कि चिरोकी कबीला एक विशेष समुदाय है और अपने इलाके में जॉर्जिया राज्य के कानून उस पर लागू नहीं होते हैं और वो कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न भी हैं। लेकिन
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने बिल्कुल उलट बात करते हुए न्यायाधीश के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ज़मीन से हाँककर विस्तृत मरुभूमि अर्थात ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर खदेड़ने के लिए फौज भेज दी। जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटने के लिए मजबूर किया गया, उनमें से 1/4 लोग आंसुओं की राह यानी कि ट्रेल ऑफ टीयर्स के सफ़र में ही मर खप गए थे। जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों की ज़मीनें छीन ली थी, वे इस आधार पर अपने को उचित ठहराते थे कि चूँकि मूल निवासी ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, इसलिए यह ज़मीन उनके कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। ना तो वो बाजार के लिए उत्पादन करते हैं और ना ही कोई शिल्प कौशल का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका कहना था कि वे मर खपने के लायक ही हैं। मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशंस या आरक्षण कहा जाता था। ये ज़मीनें ऐसी होती थी जिनका मूल निवासियों के साथ पहले कोई रिश्ता नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि मूल निवासियों ने अपनी ज़मीनें बिना लड़े छोड़ दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लंबे समय तक मूल निवासियों के विद्रोह को दबाने में समय खर्च करना पड़ा। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं को समझने के बाद आइए पाठ की दोहराई करते हैं। हमने अब तक पढ़ा है पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड में कि कैसे यूरोपियों के द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपने उपनिवेश बनाए गए। साथ ही एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के द्वारा उपनिवेश बसाने के तरीक़ों को समझा है। तीसरा बात, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों और उनके रहन सहन को जाना है। अगली बात, मूल निवासियों का यूरोपियों से मुकाबला या संपर्क कैसे हुआ। अगली बात, संसाधनों, विचारों और सभ्यता के बारे में मूल निवासियों और यूरोपीय लोगों के बीच धारणाओं के अंतर को समझा है। और आखिरी बात, अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों को किस प्रकार बेदखल किया गया है। गृह कार्य या होमवर्क। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने और इसकी दोहराई करने के बाद आइए गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उन कारणों को स्पष्ट कीजिए जिनसे यूरोपीय लोगों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश बसाए। प्रश्न 2, मूल निवासियों को यूरोपीय लोगों से संपर्क उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। अपने विचार लिखिए। प्रश्न 3, जमीन, जंगल, जल, पशु और प्रकृति के बारे में मूल निवासियों के विचार यूरोपीय लोगों से बिल्कुल अलग थे। उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, यूरोपीय लोग अमेरिका के मूल निवासियों को मरने खपने के लायक ही समझते थे, क्यों। और अंतिम प्रश्न, मूल निवासियों के बारे में रूसो और विलियम वर्ड्सवर्थ के विचारों को लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इस पाठ को अच्छे से समझा है, वीडियो को ध्यान से सुना है और पाठ के सभी उद्देश्य और बिंदुओं को समझ लिया है। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या है तो आपसे निवेदन है कि पाठ के इस वीडियो को दोबारा से सुनिए और टॉपिक को समझने का प्रयास करें। और
इसकी साथ में दोहराई भी करें और दिए हुए गृह कार्य के उत्तर अपने विचारों के हिसाब से लिखने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।